हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। दिस इज दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं। आज अपना 38th लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग करने वाले हैं अमलगामेशन के किस तरह से नेचर होते हैं, मतलब किस किस तरह से हम लोग अमलगामेशन कर सकते हैं। इससे पहले हमने देखा कि अमलगामेशन में होता क्या कुछ है। अभी दो कंपनीज हैं, उसमें एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी, दोनों मर्ज हो रही है, एक कंपनी दूसरे को एक्वायर कर रही है। रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है, ये सब हमने देख लिया है। आज देखते हैं अमलगामेशन कितने नेचर का है। पहली बात तो अमलगामेशन दो नेचर का है। उन दोनों को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा दो कंपनीज के बारे में। एक का नाम है ट्रांसफरर कंपनी, एक का नाम है ट्रांसफरी कंपनी। अब ट्रांसफरर कंपनी कौन सी है? बड़ी कंपनी, सॉरी छोटी कंपनी, और ट्रांसफरी कंपनी कौन सी है? बड़ी कंपनी। ठीक है, फरर छोटी, फरी बड़ी। जैसे कि हमने कल एग्जांपल लिया कि पीएनबी ने क्या किया, पीएनबी में क्या हुआ, ओबीसी मर्ज हो गया। तो अब ओबीसी का जितना भी स्टाफ है, जितने एम्प्लॉइज हैं, जो भी काम कर रहे थे, वो सारा का सारा कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन पीएनबी के नाम से। अब उनके जहां पे उनका बैंक था, उनके बाहर जाके देखो तो क्या बोर्ड क्या लिखा होगा? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, है ना। अच्छा, मैं इसको बार बार कंपनी क्यों कह रहा हूं? अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं पीएनबी का, ओबीसी का, इन बैंक्स का एग्जांपल ले रहा हूं, तो जी इनको तो बैंक कहते हैं, इन्हें कंपनी नहीं कहते। नहीं, अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम देखें तो कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा बिजनेस जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, है ना, और क्या है, ये काम कर रहे हैं प्रॉफिट पर्पस के लिए, पीएनबी है या ओबीसी या कोई भी बैंक है, वो प्रॉफिट पर्पस के लिए है ना। लगभग सारे बैंक्स, खासकर प्राइवेट तो वो क्या है, वो कंपनीज एक्ट के अंडर आते हैं। अब बैंक्स पे ना काफी सारे एक्ट्स लगते हैं, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है, कंपनीज एक्ट लगता है, इस तरह काफी सारे एक्ट्स लगते हैं। तो इसलिए मैं बार बार यहां पर कंपनी ही कह रहा हूं, इन्हें बैंक्स नहीं कहूंगा। यहां पर जब आप बैंकिंग करेंगे तो बैंक्स कहेंगे इन्हें। ठीक है, तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखना। तो यहां पे छोटी कंपनी कौन सी हुई थी? ओबीसी हुई। और यहां पर बड़ी कंपनी कौन सी हुई? पीएनबी हुई। जिसमें मर्ज हुई वो कौन सी हुई? ट्रांसफरी। और जो मर्ज हुई वो हुई ट्रांसफरर। अब देखते हैं अमलगामेशन कितने तरीके से हो सकता है। देखिए, ध्यान से देखिए, इसको साथ साथ लिखते रहना। अमलगामेशन कितने तरीके से हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है जी। छोटा सा लेक्चर होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ये लगा लो। ठीक है, अमलगामेशन में। इसके बाद आप मेथड्स देखेंगे इसके। अब दो तरीके से कौन कौन सा है? एक तो है नेचर ऑफ, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, एक तो हुआ ये, और दूसरा हुआ इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग अमलगामेशन कर सकते हैं। इन द नेचर ऑफ मर्जर कर सकते हैं, इन द नेचर ऑफ परचेज कर सकते हैं। मतलब या तो मर्ज करके या फिर दूसरी कंपनी को परचेज करके। ठीक है, अब यहां 5 कंडीशंस हैं, 5 कंडीशंस है, और अगर वो 5 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो होगी मर्जर, इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर 5 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो होगी इन द नेचर ऑफ मर्जर। और अगर 5 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, वो वाली कंडीशन के अलावा कुछ भी हो रहा है, तो वो है इन द नेचर ऑफ परचेज। अब वो 5 कंडीशन कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखिए जी, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये होगी कि जितने भी असेट्स हैं, जितने भी लाइबिलिटीज हैं, जितने भी असेट्स हैं या जितने भी लाइबिलिटीज हैं, किसकी? छोटी कंपनी की। वो किसकी बन जाएंगी? बड़ी कंपनी की। सेल नहीं करिए, वहां पे सेल नहीं करिए, जस्ट बन गए, क्योंकि वो दोनों वो क्या हुए? मर्ज हुए। तो जितने भी असेट्स हैं, ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज किसकी बन जाएंगी? छोटी कंपनी की जो है वो किसकी बन जाएगी? बड़ी कंपनी की। छोटी कंपनी की जितने भी असेट्स या लाइबिलिटीज हैं वो सारी की सारी बड़ी कंपनी की बन जाएंगी। ठीक है जी, तो असेट्स और लाइबिलिटीज छोटी कंपनी की बड़ी कंपनी की बन जाएंगी। पहली कंडीशन तो है ये। अगर ऐसा होते हैं तो हम लोग मान लेंगे और ये माना जाएगा कि ये जो मर्जर हुआ है ये इन द नेचर ऑफ मर्जर हुआ, जो अमलगामेशन हुआ है ये इन द नेचर ऑफ मर्जर हुआ है। अच्छा, अमलगामेशन होता क्या? पहली बात तो हमने देख लिया था ये कि A प्लस B है, तो ये क्या होगा? A बन जाएगा, मतलब छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेगा, अमलगामेट कर लेगा अपने अंदर। ठीक है जी, तो इन द नेचर ऑफ मर्जर की पहली कंडीशन क्या है कि जितने भी असेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं छोटी कंपनी की, वो सारी की सारी बड़ी कंपनी की असेट्स या लाइबिलिटीज बन जाएंगी। लेकिन यहां पे ये है कि ये जो असेट्स या लाइबिलिटीज हैं इनको सेल नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया? सेल नहीं किया गया है। ठीक है जी, अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है
कि जो भी छोटी कंपनी है ना, छोटी कंपनी के 90% शेयर होल्डर्स, 90% शेयर होल्डर्स या उससे ज्यादा, 90% शेयर होल्डर्स या उससे ज्यादा, और मोर, 90% शेयर होल्डर्स, एक सेकेंड, और मोर, ठीक है, मोर लिख देते हैं। अगर वो बन जाए बड़ी कंपनी के, क्या हो जाए, अगर वो बन जाए बड़ी कंपनी के, तो भी हमको मानना पड़ेगा कि ये जो मर्जर हुआ है, ये जो अमलगामेशन हुआ है, ये किस नेचर का है, ये मर्जर नेचर का है, मतलब इन द नेचर ऑफ मर्जर है। तो पहली कंडीशन क्या, जितने भी असेट है, जितनी भी लायबिलिटीज है, छोटी कंपनी की वो बड़ी कंपनी बन जाएगी। दूसरी कंडीशन है कि जो भी शेयर होल्डर्स है 90 या 90% से ज्यादा अगर शेयर होल्डर्स छोटी कंपनी के बड़ी कंपनी में चले जाते हैं, बड़ी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, तो वो क्या माना जाएगा, इन द नेचर ऑफ मर्जर माना जाएगा। अब थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन में होगा परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन। अब देखो ये जो वर्ड है ना, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानना पड़ेगा और इस पे क्वेश्चन आता है। देखिए परचेज कंसीडरेशन वैसे तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अच्छे तरीके से, होता क्या है, क्या कुछ होता है, लेकिन हल्का सा मैं यहां बता दूं ताकि आपको ये कंडीशन जो है वो पता लग जाए होती क्या है। परचेज कंसीडरेशन, ए कंपनी है और ये बी कंपनी है, ए कंपनी और बी कंपनी। ए कंपनी क्या कर रही है, बी को अपने अंदर एक्वायर कर रही है, ऐसा है। तो इसमें जो भी शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इनको क्या करने के लिए, इनको कुछ इनको परचेज, इसको अपने अंदर लाने के लिए ये ए कंपनी क्या करेगी, कुछ पैसा देगी किसको, बी कंपनी को। इसे हम लोग कहते हैं कंसीडरेशन देना। क्या कहते हैं, कंसीडरेशन देना। और इस कंसीडरेशन देने को कहते हैं हम लोग परचेज कंसीडरेशन। क्या कहते हैं, परचेज कंसीडरेशन। हालांकि डिटेल में आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखना कि परचेज कंसीडरेशन अगर हम लोग देते हैं तो। अब सबसे मेन बात, जो क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर में, ध्यान रखिएगा, जो भी परचेज कंसीडरेशन होगा ना, वो ऑलवेज इक्विटी शेयर्स में होगा, इक्विटी शेयर्स में होगा। और किस किस में होगा, किस किस में नहीं होगा, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सिर्फ इतना याद रखना कि परचेज कंसीडरेशन इक्विटी शेयर होल्डर शेयर्स में होगा, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में, ठीक है, इक्विटी शेयर्स में ही होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, मान लो अगर आपके पास, आपने परचेज कंसीडरेशन आपकी बनती है 100 रुपए 100.50 पैसे, मान लो ये बनती है, तो ये जो 100 रुपए है ना, ये 100 रुपए जाएगा इक्विटी में, इक्विटी शेयर्स दे दोगे आप, ठीक है, दूसरी कंपनी को। और जो ये 0.50 है ये दोगे आप कैश में, अठन्नी, हाँ लो पकड़ो यार अपनी अठन्नी, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। परचेज कंसीडरेशन पहली बात तो इक्विटी शेयर्स में हमेशा देंगे, और अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो हम लोग जो फ्रैक्शन का पॉइंट होगा वो हमेशा कैश में देंगे। ये है थर्ड कंडीशन। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की। फोर्थ कंडीशन क्या होगी, जो चौथी कंडीशन इसमें क्या होगा, जो छोटी कंपनी है उसका बिजनेस बंद हो जाएगा और वो बड़ी कंपनी के नाम पर चलेगा। मतलब क्या है, मतलब बंद नहीं होगा। जैसे कि ओबीसी है, ओबीसी कंटिन्यू आज भी वर्क कर रही है, लेकिन इसके जो बोर्ड के बाहर, मतलब दुकान के बाहर नाम है वो किसका है, पीएनबी का। हालांकि काम तो आज भी वो बैंकिंग का कर रही है, स्टाफ भी वही है, लोग उसी तरीके से काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा नजरिया जो है, जो नाम चलेगा वो किसका चलेगा, पीएनबी का चलेगा, ठीक है जी। तो छोटी कंपनी बंद नहीं होगी, वो कंटिन्यू काम करेगी, किसके नाम से, बड़ी कंपनी के नाम से। छोटी कंपनी बंद नहीं होगी और एक काम करेगी बड़ी कंपनी के नाम से, ठीक है जी। ओके, ये थी फोर्थ। और अब फिफ्थ कंडीशन ये है, देखो इसमें एक चीज और, कि अगर बुक वैल्यू में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, पहली बात तो जो फोर्थ कंडीशन थी, ठीक है, इसमें क्या होगा, बुक वैल्यू में पहली बात तो कोई भी एडजस्टमेंट हम लोग नहीं करेंगे, और करेंगे भी तब, कब करेंगे, करेंगे भी तब जब अपने जो कंपनीज हैं वो अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट कर लें। मान लो जो छोटी कंपनी थी जिसको मर्ज किया गया, जिसको एक्वायर किया गया, ये कोई और मेथड चूज कर लिया, इसने अपने डेप्रिसिएशन का, इसने कुछ और मेथड चूज कर लिया, ठीक है, इसने मान लो रिटर्न डाउन कर लिया, इसने स्ट्रेट लाइन कर लिया, तब इस वक्त क्या होगा, इस वक्त हम लोग इसकी बुक वैल्यू जो एडजस्टमेंट होगी उस वक्त करेंगे, उसके अलावा कभी भी बुक वैल्यू में हम लोग कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो चारों कंडीशन आपको याद हो गई है, पता लग गया भी होता क्या सॉरी। अब फिफ्थ कंडीशन क्या है, फिफ्थ कंडीशन में ना ये है कि जो भी छोटी कंपनी है ना, वो अपने अकाउंट्स को हमेशा बड़ी कंपनी से पहली बात तो जोड़ देगी। क्या होगा,
जो भी छोटी कंपनी है वो अपने अकाउंट्स को बड़ी कंपनी से जोड़ देगी और यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए ये काम करेगी, अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट करेगी। तो क्या होगा, छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो, ये दोनों यूनिफॉर्मिटी बना के रखेंगी, यूनिफॉर्मिटी बना के रखेंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा हर कहीं भी हम देखेंगे तो वहां पर जो अपने गैप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जाता है ना। तो अगर हम देखें एट द एंड की बी जो कंपनी है, जो छोटी कंपनी है वो बी के अंडर आ चुकी है, बड़ी कंपनी के अंडर आ चुकी है, तो बड़ी कंपनी जिस हिसाब से काम करेगी उसी हिसाब से छोटी कंपनी को करना होगा, है ना। तो यहां पे यूनिफॉर्मिटी बना के रखना पड़ेगा, मतलब कि अकाउंटिंग जो पॉलिसीज हैं, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, इन्हें हमको जो है फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। जैसे कि डेप्रिसिएशन की अगर बात करें तो अगर छोटी कंपनी स्ट्रेट लाइन कर रही है तो और ये अगर रिटर्न डाउन कर रही है तो छोटी कंपनी को ही बड़ी कंपनी के हिसाब से काम करना पड़ेगा कि हाँ भाई वो भी रिटर्न डाउन ही या स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन कर रही है तो इसे भी स्ट्रेट लाइन ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो भाई ये है आपकी 5 कंडीशन की, अगर ये 5 कंडीशन या इसमें कोई कंडीशन फुलफिल होती है तो उसे हम मान लेंगे कि ये इन द नेचर ऑफ मर्जर है। किस तरह का अमलगमेशन है? इन द नेचर ऑफ मर्जर। पहली कंडीशन, कोई भी असेट्स है, कोई भी लायबिलिटीज है, वो छोटी कंपनी की वो बड़ी कंपनी की बन जाएंगी। कोई भी छोटी कंपनी के 90 या 90% से ज्यादा शेयर होल्डर्स बड़ी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो परचेज कंसिडरेशन होगा वो हमेशा इक्विटी शेयर्स में होगा, और अगर कुछ फ्रैक्शन में आता है तो हम लोग उसे कैश में देंगे। छोटी कंपनी क्या होगी, बड़ी कंपनी में मर्ज हो जाएगी और उसका बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा, बस चलेगा लेकिन बड़ी कंपनी के नाम पर। और 5वीं कंडीशन क्या है कि जो छोटी कंपनी है और बड़ी कंपनी है ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके चलेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज को, कंसेप्ट्स को और कन्वेंशंस को फॉलो करेंगी। तो अगर ये 5 कंडीशन, इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो माना जाएगा कि इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अगर इन 5 कंडीशन के अलावा कुछ भी है तो वो माना जाएगा इन द नेचर ऑफ परचेज है। इतनी सी बात है। ठीक है जी। इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज 5 कंडीशन है, 5 कंडीशन के अलावा कुछ होता है तो वो इन द नेचर ऑफ परचेज माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं थोड़े से हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि आपने सुना होगा बिजनेस परचेज्ड, असेट्स परचेज्ड। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखो पहली चीज क्या है, असेट परचेज्ड, असेट्स परचेज्ड। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, बिजनेस परचेज्ड। अगर थोड़ा सा वैसे दिमाग लगाओ तो थोड़ा सा हमको पता लग रहा है कि हाँ भाई ये कुछ ना कुछ अलग है, कुछ ना कुछ तो है अलग। अब असेट्स में अगर हम बात करें असेट्स परचेज, तो सिर्फ और सिर्फ असेट्स को परचेज किया होगा, है ना। तो जब आप क्या करेंगे, ऑल असेट्स को परचेज कर लेंगे, ऑल असेट्स को परचेज कर लेंगे, ऑल असेट्स परचेज्ड। ठीक है। लेकिन इसमें जो एक्सक्लूड होगा वो सारी की सारी लायबिलिटीज होंगी। सीधी सी बात, असेट्स और लायबिलिटीज पहले ही हमको पता है कि डिफरेंट होती है। तो जितने भी असेट्स हैं हम लोग उसे क्या कर लेंगे, उसे क्या कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे, मतलब वो सारी की सारी परचेज कर लेंगे, उसे हम कहेंगे क्या, असेट्स परचेज। और इसमें असेट्स के साथ हम लोग यहां पर इसे कैश भी यहां मान के चलेंगे, क्योंकि कैश हम लोग नहीं लेके चलते हैं। असेट्स प्लस कैश, जितने भी असेट्स हैं और जितने भी कैश हैं हम लोग यहां पर परचेज कर लेते हैं, तो वो होगी असेट्स को परचेज करना। ठीक है जी। लेकिन अगर हम लोग असेट्स को भी, लायबिलिटीज को भी, सब कुछ अगर हम लोग परचेज कर लें तो वो होगा आपका क्या, बिजनेस परचेज। असेट्स प्लस लायबिलिटीज, ये दोनों के दोनों हम लोग क्या कर लें, परचेज कर लें, तो इसको हम कहेंगे बिजनेस परचेज्ड। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम बात करें थर्ड और फोर्थ की, तो एक वर्ड होता है लायबिलिटीज, एक होता है ट्रेड लायबिलिटीज। एक होता है आपकी लायबिलिटीज और एक है आपकी ट्रेड लायबिलिटीज। अब देखिए इन दोनों में फर्क क्या है। लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज तो आपको पता है, हाँ भाई हमारी कुछ लायबिलिटी हमको कुछ पे करनी है, जैसे आपके डिबेंचर्स हो गए, आपके बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, कोई प्रोविडेंट फंड है, ये सब आपने करना है। तो ये क्या है, ये आपकी लायबिलिटीज हैं। जैसे कि कौन कौन से मैंने अभी बताया, ट्रेड पेबल हो गया, कोई आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है आपका वो हो गया। ठीक है। आपने कुछ भी प्रोविडेंट फंड है वो हो गया, प्रोविडेंट फंड के लिए आपने निकाला। ठीक है। आपके कोई डिबेंचर्स हैं, आपने कोई लोन लिया हुआ है, वो सारे किस में आते हैं, आपकी लायबिलिटीज में आते हैं, जनरल लायबिलिटीज में। लेकिन कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती हैं जो हमें बिजनेस को चलाने के वक्त या बिजनेस की वजह से हमारे पास लायबिलिटीज वो क्रिएट होती हैं। ठीक है। जैसे कि
आपके बिल्स पेबल हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, आपके बिल्स पेबल हैं, क्रेडिटर्स हैं, ये जो दोनों तीनों आते हैं ये किस में आते हैं? आपके ट्रेड लायबिलिटीज। भाई आपने कुछ ट्रेडिंग करी, आपने कुछ ट्रेडिंग करी और ट्रेडिंग करने की वजह से ये लायबिलिटीज क्रिएट हो गई। ठीक है जी। तो ये चारों आपको कंसेप्ट समझ जाएंगे। असेट्स परचेज क्या है? जब सिर्फ और सिर्फ असेट्स को और कैश को परचेज कर लिया जाए उसे कहेंगे असेट परचेज। लेकिन बिजनेस परचेज में क्या होगा? असेट्स भी और लायबिलिटीज दोनों को परचेज करेंगे। लायबिलिटीज में क्या होगा और ट्रेड लायबिलिटीज में क्या होगा? लायबिलिटीज में तो जनरल लायबिलिटी जो भी हमारी कंपनी की सारी लायबिलिटीज हैं वो वाली, लेकिन कुछ ऐसी ट्रेड लायबिलिटीज भी होती है जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने की वजह से, मतलब ट्रेड करने की वजह से जो हमारे पास लायबिलिटीज क्रिएट होती हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रेड लायबिलिटीज। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कुछ जैसे कि परचेज कंसिडरेशन की अगर हम बात कर लें। अब बचा हुआ जो हमारे पास परचेज कंसिडरेशन है, हमने इस लेक्चर में वैसे डिस्कस नहीं करना था, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन इसमें कर लेते हैं, फिर परचेज कंसिडरेशन के जितने मेथड्स हैं उसको निकालने के वो नेक्स्ट लेक्चर में इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है जी। चलिए देखो क्या है जी परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन, चलो इसे ध्यान से समझना, थोड़ा सा और ध्यान से समझना। ठीक है, ये ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि हम लोग किस किस को पेमेंट दे सकते हैं और किस किस में दे सकते हैं। मैंने जिस तरह अभी यहां पर बताया था कि हम लोग क्या है इक्विटी शेयर्स में देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ मैंने आपको ये भी बोला कि हम लोग आगे देख लेंगे। तो अभी देखते हैं कि एक्चुअल में हम लोग किस किस को देते हैं और किस किस में देते हैं। ठीक है, देखो परचेज कंसिडरेशन पहली बात क्या है, कोई भी चीज हम मतलब बिजनेस को परचेज करने के लिए जो भी आपने क्या क्या पेमेंट करी है उस पेमेंट को आप बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। सिंपल सी बात कि बिजनेस को परचेज करने के लिए जो भी पेमेंट करी है उसे हम करेंगे परचेज कंसिडरेशन। लेकिन इसमें ना एक समस्या ये है कि आप कभी भी ना लोन की या डिबेंचर्स की, ध्यान से सुनना, लोन्स की, लायबिलिटीज की या डिबेंचर्स की कभी भी पेमेंट नहीं स्वीकारेंगे। करोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कभी भी परचेज कंसिडरेशन में ऐड नहीं करोगे। मान लो ए कंपनी थी, ये बी कंपनी थी, ए कंपनी ने परचेज कंसिडरेशन का पैसा बी कंपनी को दिया, इसमें उसने दिया इक्विटी शेयर होल्डर डिबेंचर्स का पैसा दिया, प्रेफरेंस का दिया। हम लोग ना इक्विटी को ले लेंगे, प्रेफरेंस को ले लेंगे, लेकिन डिबेंचर्स को नहीं लेंगे और लोन को नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ना उसी कंपनी के हैं और हम लोग क्या करते हैं इसमें कभी भी परचेज कंसिडरेशन को में कभी भी इस चीज को ऐड नहीं करते। तो किस चीज को ऐड नहीं करेंगे, किस चीज को एक्सक्लूड करेंगे? एक तो जी लोन हो गया, लोन का कोई भी पैसा हम लोग नहीं देने वाले, ये मतलब जो देंगे तो उसको हम लोग परचेज कंसिडरेशन में नहीं करेंगे इंक्लूड। ठीक है, लोन को, लायबिलिटीज को या फिर कोई भी डिबेंचर्स हैं, कोई भी डिबेंचर्स की पेमेंट करिए तो इन तीनों का जो अमाउंट है वो हम लोग कभी भी परचेज कंसिडरेशन में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी परचेज कंसिडरेशन में इन तीनों का अमाउंट ऐड नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब करते क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं इसे भी। दो तरह की कंपनी होती है, हमने सबसे पहले देखा कि एक तो होती है जी आपकी ट्रांसफरर कंपनी। अच्छा, ट्रांसफरर कंपनी कौन सी होती है? ट्रांसफर कंपनी जो बड़ी कंपनी है? नहीं जी, जो छोटी कंपनी है। ठीक है जी। उसके बाद एक होती है ट्रांसफरी कंपनी, एक है ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है जी, ये कौन सी हुई? बड़ी कंपनी। ये कौन सी? बड़ी कंपनी। और ये कौन सी हुई? छोटी कंपनी। ठीक है जी। अच्छा, छोटी कंपनी को बड़ी में मर्ज करेंगे या बड़ी को छोटी में? जी, छोटी वाली बड़ी में जाएगी, छोटी वाली बड़ी में जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये जा रही है तो ये जो बड़ी कंपनी है इसके बदले में इसको क्या करेगी? परचेज कंसिडरेशन पीसी देगी, परचेज कंसिडरेशन देगी। अच्छा, किसको देते हैं ये किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को। अच्छा जी, अब थोड़ा ध्यान से समझना, शेयर होल्डर्स में कौन कौन आएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगे, प्लस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आएंगे। ठीक है, इसके अलावा डिबेंचर्स नहीं आएंगे, क्योंकि हमने पहले देख लिया कि डिबेंचर्स को की गई पेमेंट कभी भी परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है,
तो परचेज कंसिडरेशन देंगे हम लोग छोटी कंपनी को, और छोटी कंपनी में हम लोग शेयर होल्डर्स को देंगे जो इक्विटी हैं या फिर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको देंगे। अच्छा जी, अब थोड़ा सा और, ये शेयर होल्डर्स है ना, कौन से, इक्विटी वाले या प्रेफरेंस वाले, ध्यान से सुनना, इक्विटी वाले या प्रेफरेंस वाले शेयर होल्डर्स को हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, चाहे आप दो इक्विटी, चाहे आप दो प्रेफरेंस, चाहे आप दो डिबेंचर्स, चाहे आप दो मिट्टी। समझ रहे हैं, मिट्टी तो नहीं लिखेंगे, खैर छोड़ो। तो क्या है, इक्विटी शेयर्स भी दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी दे सकते हैं, डिबेंचर्स भी दे सकते हैं। किसको, छोटी कंपनी के शेयर होल्डर्स को। लेकिन कौन से शेयर होल्डर्स होंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस वाले। डिबेंचर्स जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हम लोग कभी भी परचेज कंसिडरेशन में ऐड नहीं करेंगे, लेकिन डिबेंचर दे सकते हैं। डिबेंचर को ऐड नहीं करेंगे, डिबेंचर वालों को नहीं देंगे, लेकिन डिबेंचर शेयर दे सकते हैं शेयर होल्डर्स को। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बस इतना याद रखना, एक तरफ तो है शेयर होल्डर्स, दूसरी तरफ है सिर्फ शेयर्स, एक तरफ है शेयर होल्डर्स। इनको मिलना है, ये चीज देनी है, ये शेयर है, ये देना है। और शेयर होल्डर्स में कौन कौन है, एक तो इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस। डिबेंचर को इंक्लूड नहीं करेंगे। इक्विटी और प्रेफरेंस को कुछ भी दे सकते हैं आप, चाहे इक्विटी दो, चाहे प्रेफरेंस दो, चाहे डिबेंचर दो। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं परचेज कंसीडरेशन। क्या कहते हैं, परचेज कंसीडरेशन। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में कि परचेज कंसीडरेशन में क्या हम लोग डिबेंचर को इंक्लूड करते हैं, और कि डिबेंचर को हम लोग पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात तो डिबेंचर को इंक्लूड ही नहीं करते और डिबेंचर को पेमेंट ही नहीं करते, लेकिन हाँ डिबेंचर दे सकते हैं शेयर होल्डर्स को, किसको, इक्विटी और प्रेफरेंस को। ठीक है जी, तो ये है परचेज कंसीडरेशन। अब परचेज कंसीडरेशन निकालते कैसे हैं वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आज हमने क्या कुछ किया देख लेते हैं एक बार। ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी हमने देखी, छोटी और बड़ी कंपनी। दो तरह के मेथड्स देखे, एक तो है नेचर ऑफ मर्जर और एक है नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, अच्छा इसमें कौन कौन से हैं, 5 कंडीशन है। 5 कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तो वो होगी नेचर ऑफ मर्जर। अगर सारी छोटी कंपनी के सारी एसेट्स या सारी लायबिलिटीज बड़ी कंपनी के बन जाए, छोटी कंपनी के 90 या 90% से ज्यादा शेयर होल्डर्स बड़ी कंपनी के हो जाए। परचेज कंसिडरेशन इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर्स और में मतलब इक्विटी शेयर्स को मिले। ठीक है, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स को मिले, अभी हमने पढ़ लिया। ठीक है, यहां पर पढ़ा हमने, तो इक्विटी शेयर्स को मिले, लेकिन उनको हम लोग डिबेंचर्स दे सकते हैं, डिबेंचर वालों को नहीं दे सकते कुछ भी। डिबेंचर को हम लोग इसमें इंक्लूड ही नहीं करते। ठीक है, और छोटी कंपनी कभी बंद नहीं होगी, वो चलेगी लेकिन बड़ी कंपनी के नाम पर। और छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी हमेशा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेंगी, मतलब कि अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करेंगी। अगर ये 5 की 5 कंडीशन या 5 में से एक भी कंडीशन को फुलफिल करती है कोई भी कंपनी, तो उसे हम मानेंगे इन द नेचर ऑफ मर्जर। इसके अलावा कोई भी कंपनी किसी और तरीके से अमलगामेट होती है तो उसे हम कहेंगे इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है जी, फिर हम देखें असेट्स परचेज। अगर असेट्स सारे के सारे आप परचेज कर ले तो वो कहेंगे आपको असेट्स परचेज्ड। अगर असेट्स और लायबिलिटीज दोनों परचेज कर ले तो वो होगा बिजनेस परचेज्ड। अगर लायबिलिटीज सारी की सारी होती हैं तो उसे हम कहेंगे लायबिलिटीज जो भी आपकी विदाउट ट्रेडिंग की हैं। और अगर ट्रेडिंग करते हुए आपकी कोई लायबिलिटीज जनरेट हुई है, जैसे कि बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, उसे हम लोग कहते हैं ट्रेड लायबिलिटीज। इसके बाद परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन क्या होता है, कभी भी बिजनेस को परचेज करने के लिए जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं परचेज कंसीडरेशन। इसमें हम लोग कभी भी लोन की पेमेंट, लायबिलिटीज की पेमेंट या फिर डिबेंचर्स की पेमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। और इसमें होता क्या है, एक छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर करने के लिए परचेज कंसीडरेशन देती है। और परचेज कंसीडरेशन में शेयर होल्डर्स जो कि इक्विटी है या प्रेफरेंस है उनको दिया जाता है कुछ पैसा। वो पैसा इक्विटी में भी हो सकता है, प्रेफरेंस में भी हो सकता है और डिबेंचर में भी हो सकता है। ठीक है जी, चलिए इतना करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।